सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का, जो ज्योग्राफी का सेशन हमारा चल रहा था, वन एवं वन्यजीव संसाधन, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा तीसरा नंबर का वीडियो है, और इससे पहले हम लोगों ने और 2 वीडियो है इस पार्ट पे लिया है। तो आज का जो वीडियो है इस पे मैं बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने किन किन बातों पे फोकस किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो वन क्षेत्र है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, सघन वन में, उसके बाद खुला वन में और मैंग्रोव वन में, उनका परसेंटेज भी हम लोगों ने देखा था। साथ में वन संरक्षण संघ के द्वारा जितने भी जानवर है या जितने भी उपजातियां हैं उनको क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, जिसमें हम लोगों ने सामान्य जाति के बारे में देखा था, सुभेद जाति के बारे में देखा था, दुर्लभ जाति के बारे में देखा था, संकटग्रस्त जाति के बारे में देखा था, और भी 2-3-4 जाति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें से एक जो हम लोगों ने देखा था लुप्त जाति के बारे में देखा था कि ऐसे जाति जिनका अस्तित्व उनके स्थानीय निवास पे बात करें या उस क्षेत्र पे बात करें या उनके प्रदेश पे बात करें, देश पे बात करें, महादेश पे बात करें या पूरे पृथ्वी पे बात करें, वो जाति मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे जानवरों को या ऐसे जीव जंतुओं को हम लोग लुप्त जाति के अंतर्गत रखते थे। किसके अंतर्गत? लुप्त जाति के अंतर्गत रखते थे, यानी कि वो अब कहीं नहीं देखेंगे। तो उनमें से एक जो उसका उदाहरण था वो था एशियाई चीता। और जब सर्वेक्षण किया गया तो याद रखिएगा 1952, डेट याद रखिएगा कब का मैं बात कर रहा हूं, 1952 का मैं बात कर रहा हूं। तो 1952 से, कब से? 1952 से जो कब से? 1952 से जो चीते हैं, एशियाई चीते हैं, उनको किस पे रखा गया था? लुप्त प्रजाति के अंतर्गत रखा गया था। तो मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, यहां से क्वेश्चन बनना शुरू करते हैं कि बताइए कि जो एशियाई चीता है उसको लुप्त जाति के अंतर्गत किस वर्ष में शामिल किया गया? तो मेरे रसगुल्लो अब कितना बताओगे? 1952 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो आज का क्लास पे हम लोग बात करती है, तो कल तक का क्लास का था। आज हम लोग देखेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का क्या कारण था, क्योंकि हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन लिया था तो हम लोगों ने बार बार एक चीज का जिक्र किया था कि अगर आप उन सारे विषम परिस्थितियों को नहीं रोकते हो तो कहीं ना कहीं उस प्राणी जात का या उस जंतु जात का क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा, उनकी संख्या घटेगी या वो लुप्त प्रजाति में या संकटग्रस्त प्रजाति में आ जाएंगे। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। तो आखिर वो क्या क्या कारक है उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और साथ में देखेंगे कि ये जो जैव विविधता है उसको किन किन चीजों के कारण उनकी जो जैव विविधता है उसमें कमी आई है, ह्रास आई है। तो दोनों चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और कल का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली कि विज्ञान किस तरह से जंगलों का और जंगल में रहने वाले प्राणियों का क्या करता है, उनके संख्या में या उनके ह्रास करने के कारण है, कारक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, प्रीतम एकेडमी में पहली बार विजिट कर रहे हो, तो क्या करना है? प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है, और जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्या करना है? टच कर देनी है, ठीक है। तो आज बिना मोटिवेशनल कोट के साथ में क्लास को शुरू करूंगा, क्योंकि थोड़ा आज लंबा क्लास होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले बात की वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का कारण, तो समझिएगा ह्रास का यानी कि उनके संख्या में कमी का कारण तो बहुत सारे ऐसे कारक है। तो पहले बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि जो भी हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था तो उसमें मैंने बोला था कि हम लोग जिस तरह का काम करते हैं प्रत्येक दिन और जिस तरह का रोजाना का हमारा काम रहता है, उस काम में कहीं ना कहीं हर जगह पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी तत्व हैं वो सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं और तभी जाके हम वो काम कर पाते हैं। जैसे कि अब पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पेड़ आते हैं, पेड़ क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन, हवा देते हैं, और हवा से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग जिंदा रहते हैं। बात क्लियर है? अब हम लोग जब सांस ले लिए तो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर पेड़ पौधे लेते हैं। तो एक तरह से ये चक्र चलता रहता है और दोनों का जो अस्तित्व है वो बना हुआ रहता है। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे दैनिक जीवन के कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है, तो कैसे हुआ है? तो मेरे बच्चों समझना कि आप लकड़ी
देखियो जंगल से अगर लकड़ी लाए तो कहीं ना कहीं जब हम लोग जंगल से लकड़ी लाएंगे, पेड़ को काट के लाएंगे या छोटे छोटे जो लकड़ी है उसका उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए जो भी लकड़ी का उपयोग करते हैं, या आप ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड बनाने के लिए जो भी लकड़ी का उपयोग किया गया होगा, तो कहीं ना कहीं एक पेड़ को काटा गया होगा, एक जीवित पेड़ को काटा गया होगा। अगर वो मृत पेड़ को काटेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो जीवित पेड़ को काटा है तो कहीं ना कहीं जिस पेड़ को काटा गया था उस पेड़ का कहीं ना कहीं क्या हो गया है, कमी आ गया होगा उस क्षेत्र में। आप बोलोगे हाँ गुरुजी। उसी तरह जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं या जीव जंतु होते हैं जिनका छाल का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा मार्केट में शेरों का छाल जो होता है वो बहुत ज्यादा बिकता है, उसका कपड़ा, उसका स्वेटर तक बनाया जाता है। तो उसका उपयोग आप देखते हो बहुत सारे पत्ते होते हैं जो बेचे जाते हैं। जैसे शादी ब्याह में जो पत्तल का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग खाते हैं, आजकल तो वो प्लास्टिक वाला आ चुका है, लेकिन पहले जो आते थे पत्तल वो कैसे आते थे, पत्तों के आते थे। तो उन पत्तों के कारण भी क्या हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं कि दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इन वनस्पति जात का उपयोग करते हैं। रबड़ उत्पादन में आपको पता है कि चीड़ नामक पेड़ से रबड़ का उत्पादन किया जाता है, चीड़ नामक पेड़ से तारपीन तेल का उत्पादन किया जाता है। तो उसी तरह रबड़ का भी उत्पादन कैसे होता है, एक पेड़ से होता है। तो जितना बार आप रबड़ का उत्पादन करोगे उस पेड़ से, जैसे आप लोग झारखंड में ताड़ी जो होता है, आप लोग जानते हो कि खजूर का पेड़ होता है, उसका रस को पिया जाता है। तो जब खजूर के पेड़ से रस को निकाला जाता है तो उसी तरह रबड़ के पेड़ से रबड़ के रस को जब निकाला जाता है तो उसके लिए उस पेड़ पे क्या करना पड़ता है, मैं बोल सकता हूं छीलना पड़ता है। तो अगर आप उसके पहला जो परत होगा उसी को छील दोगे तो कहीं ना कहीं वो पेड़ कमजोर हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग हम लोग करते हैं। बहुत तरह से हम लोग दैनिक उपयोग में दवाइयों का भी उपयोग करते हैं। जड़ी बूटी का बात कर लो या बहुत सारे, जैसे हम लोग बात कर ले तो जैसे मलेरिया का दवाई आता है, तो मलेरिया का दवाई भी क्या होता है, एक तरह से इन सारी चीजों से बनता है। हम लोग बोल सकते हैं कि भोजन के रूप में, ईंधन के रूप में, चारा के रूप में और खाद के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि दैनिक जीवन में वनस्पति जात का और प्राणी जात का प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो मेरे बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति जात और प्राणी जात का हम किस तरह से उपयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है मेरे बच्चों, मेरे लड्डुओं, कि वनस्पति जात का और प्राणी जात का किस तरह से उपयोग हम लोग करते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, आप लोग क्या बोलोगे कि हम लोग लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि दैनिक जीवन में वनस्पति जात का और प्राणी जात का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं उपयोगों के कारण क्या हुआ है कि वनस्पति जात का और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। बात क्लियर है। अब हम लोग कुछ मेनली चीजें देखते हैं जिनके कारण क्या हुआ है, वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। तो पहले हम लोग दो स्थिति पे पहले गौर करते हैं। एक तब का स्थिति जब हमारे पास, जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, केवल सोने के नहीं, हमारे पास सारे जो संसाधन थे वो हुआ करते थे, और आज की स्थिति का बात करते हैं। तो यानी कि पहला हम लोग बात करते हैं औपनिवेशिक काल के दौरान की घटना के बारे में बात करते हैं। तो मेरे रसगुल्लो आप समझना कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जब औपनिवेशिक शासक यानी कि ब्रिटिश शासक क्या कर रहे थे, अपना क्षेत्र का विस्तार करने में लगे थे, तो उस दौरान भी क्या हुआ था कि जो भी जंगल है या जो भी वनस्पति जात है या जो भी प्राणी जात है उनका कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। तो मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर कैसे, तो गुरुजी ध्यान से सुनना। तो उन्होंने क्या किया था, रेलवे लाइन का विस्तार किया था। क्या किया था, रेलवे लाइन का विस्तार किया था। तो आप बहुत से बच्चे बोलेंगे गुरुजी कैसे, तो मान लो कि एक जंगल है, उसके बीचों बीच रेलवे लाइन को गुजारा गया। तो जब भी बीचों बीच रेलवे लाइन को गुजारा जाएगा तो जाहिर सी बात है तब क्या होगा मेरे बच्चों, तब क्या होगा कि जो भी उस लाइन पे पेड़ आएंगे सबको काटा जाएगा, पहला बात। और दूसरा जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन के विस्तार में क्या किया गया था कि आप लोग स्लीपर जानते हो, रेलवे में रेल का एक शब्द है स्लीपर। स्लीपर क्या होता है कि ऐसे दो पटरियां हैं, दो पटरियों को जोड़ने के लिए आज देखोगे कि क्या किया जाता है, सीमेंटेड किया हुआ, मैं बोल सकता हूं स्लेब जो होता है वो बिछाया जाता है। लेकिन आज से जिस समय रेल का शुरुआत हुआ था उस समय इन स्लीपरों में जो ऐसे होता है और इसके ऊपर एक पटरी होता है, इसका उपयोग तब पेड़ों, जो साल का वृक्ष होता है ना,
उस साल के वृक्ष के, मैं बोल सकता हूं कि जो टहनियां होती है साल के वृक्ष के लकड़ी का उपयोग किया जाता था। तो इतना बड़ा जो जाल पूरे भारत में बना है, उस जाल को कंप्लीट करने के लिए सब जगह पेड़ों के स्लीपरों का उपयोग किया गया था। तो कहीं ना कहीं रेलवे लाइन के चक्कर में जो कीमती जो साल के वृक्ष थे या साल के वृक्ष के जैसे जितने भी पेड़ पौधे थे, सबका क्या किया गया, ह्रास हुआ है। आप पहले बात समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं रेलवे लाइन के विस्तार ने, जब ब्रिटिश शासन आया या जो औपनिवेशिक काल का जब विस्तार हुआ, तो उन्होंने रेलवे लाइन का विस्तार किया, जिससे मैं बोल सकता हूं कि हमारा क्या हो गया, कहीं ना कहीं जंगल का, या मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं वनस्पति जात और प्राणी जात का क्या हो गया था, ह्रास हो गया था। दूसरा बात करें तो वो लोग कृषि भूमि पे बहुत ज्यादा जोर दिए थे। आप लोग देखोगे कि नील की खेती के लिए वो लोग बहुत ज्यादा फोकस करते थे। सर नील क्या है भाई? तो नील क्या था, कपड़ों की रंगाई के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई वस्तु था। जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक का उपयोग करते हैं। उसी तरह कपड़ों की छपाई के लिए उपयोग किया जाता था, वो क्या था, नील। तो नील की खेती के लिए भी खेती का विस्तार किया गया। आप लोग जब 12 में जाओगे तो पढ़ोगे कि एक पहाड़िया इलाका था, राजमहल इलाका था। तो राजमहल जो इलाका था वो करीबन बिहार और झारखंड के बीच वाला इलाका, मैं बोल सकता हूं उस वाले इलाके पे अभी भी देखो झारखंड में बहुत ज्यादा जंगल है। तो वहां पे क्या किया गया था कि संथालों को, जिसे भी संथाल परगना जो है, संथालों को बिठाया गया था, एक एरिया दिया गया था और उनको खेती करने के लिए बोला था कि आप यहाँ पे खेती करो। कारण क्या था, वो 12 में आप लोग पढ़ोगे। तो एक एरिया दिया गया था। जब जंगल में खेती करने के लिए एरिया दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको काटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र का विस्तार औपनिवेशिक काल में अपने फायदे के लिए जब उन्होंने किया, तो उससे भी भारी मात्रा में वन क्षेत्र का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो नंबर 1 में रेलवे लाइन का विस्तार, दूसरा कृषि क्षेत्र का विस्तार, और अगर मैं तीसरा बात करूं तो व्यावसायिक विस्तार। ठीक है, वो बहुत सारे फैक्ट्री लगाए थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंदरी फैक्ट्री हो गया, दुर्गापुर का फैक्ट्री हो गया, है ना, टाटा स्टील प्लांट हो गया। इस तरह के बहुत सारे व्यावसायिक विस्तार उन्होंने किया, जिसके कारण उन क्षेत्रों का, जंगलों का और जंगल में रहने वाले प्राणियों का क्या हुआ, ह्रास हुआ। उसके बाद बोल सकते हैं वाणिज्यिक या वाणिनिक, यानी कि बहुत तरह से ऐसे चीजें जो कृषि क्षेत्र में उपयोग पे लाया गया। जैसे मैं बोल सकता हूं कि समझ लो कि औषधि निर्माण, जब हम लोग, अगर जिस समय वेद लोग काम करते थे, जब वेद लोग थे, है ना, वो लोग जड़ी बूटी से इलाज किया करते थे। तो कोई एक, जैसे कि अभी जैसे कुकेन का छाल से मलेरिया का उत्पाद होता है, और मान लिया जाए कि एक ही वृक्ष बचा हुआ है कुकेन का और सब कोई बीमार हो गया है, तो क्या करेगा, पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा उसको ठीक करने में। तो कहीं ना कहीं उस वानिकी विस्तार के कारण में क्या हुआ है कि पेड़ पौधों का क्या हुआ, या जंगलों का, या क्या तब बोल सकता हूं वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। और सबसे बड़ा डिमेरिट था खनन प्रक्रिया। तो ब्रिटिश शासन काल में भी खनन प्रक्रिया चालू था। जैसे आप लोग केजीएफ देखे होगा ना, तो वहां का जो माइंस था जिसमें सोना निकाला गया था, वो क्षेत्र तभी से, और वहीं पे सबसे पहला कीमती जो आप लोग हीरा है ना, सबसे पुराना हीरा जो आज हमारे पास नहीं, वो इंग्लैंड में है, तो वो भी हीरा वहीं से निकाला गया था। तो तब भी खनन प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ था कि मैं बोल सकता हूं प्राणी जात, जंगली प्राणी का, या मैं बोल सकता हूं जंगल का ह्रास हुआ था। तो मेरे बच्चों में रसगुल्लो, यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान, क्वेश्चन क्या बन के आता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान किन घटनाओं के कारण वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। तो पहला क्या बताओगे मेरे बच्चों, रेलवे लाइन का विस्तार। दूसरा क्या बताओगे, कृषि का विस्तार। तीसरा बताओगे व्यावसायिक विस्तार। चौथा वानिकी, और फिर क्या बताओगे, खनन प्रक्रिया के विस्तार के कारण। तो ये सब आपको समझ में आ गया क्या क्या मैंने चीजें बोला। लेकिन ये जो सारी बातें मैंने बोला, ये मैंने कब का बात किया कि जब ब्रिटिश शासन काल हमारे देश में चल रहा था, ब्रिटिश शासन हमारे पास चल रहा था, हम लोग उपनिवेश थे किसी देश का। लेकिन अगर हम लोग बात करें आजादी के बाद, तो आजादी के बाद भी और अभी भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ कामों के कारण क्या किया गया कि जंगल का और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो गया, उनकी संख्या में कमी आई और वो लुप्त प्रजाति में, संकटग्रस्त प्रजाति में आ गए। तो वो क्या सारी घटनाएं थी उनके बारे में बात करते हैं। तो जब देश आजाद हुआ, सुनोगे मेरे बच्चों, कि जब देश आजाद हुआ
तो देश को आजाद कराने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारे इंडिया के पास, वो हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर थी कि हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे डेवलप किया जाए। तो उसको डेवलप कराने के लिए, यानी कि हमारे पास उस समय जो भी संसाधन थे वो सारे संसाधन सुकुड़ चुके थे, क्योंकि पहले ही जो हमारे औपनिवेशिक सरकार था, जो हमारे औपनिवेशिक शासक थे, उन्होंने क्या किया था, हमको लूट के, हमें बर्बाद करके, हमें फकीर बना के क्या कर चुके थे, वो अपने देश जा चुके थे। तो फिर से देश को, पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक भारी मात्रा में पैसा था, लेकिन जो हमारे पास संसाधन उन्होंने छोड़ के गया वो संसाधन हमारे लिए कम था, यानी कि वो एक तरह से छोटा या सिकड़ा हुआ क्या था, हमारे पास संसाधन था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसाधनों की उपलब्धता, मैं बोल सकता हूं कि संसाधनों की उपलब्धता कम होने के कारण क्या किया गया कि वन क्षेत्र का विनाश हुआ। तो वो किस तरह से हुआ? तो सबसे पहले हमको कृषि करना ही आता था। तो स्वतंत्रता के बाद पूरी जो नया गठित सरकार बना, इन्होंने पूरा फोकस किया संसाधन को जुटाने के लिए, और उसके लिए तरीका किया अपनाया कि हम कृषि क्षेत्र पर क्या करेंगे, बल देंगे। तो पहले इन्होंने इतना सारा काम कर कर क्या किया कि कहीं ना कहीं कृषि जो वन क्षेत्र है उसका विनाश कर दिया। ऊपर से हम आजाद हुए, हमें लूट कर चले गए, हम आजाद हुए, और हम लोग अपना विकास के लिए, अपना संसाधन जुटाने के लिए फिर से हम लोग कृषि क्षेत्र का विकास कर दिए, कृषि क्षेत्र का विस्तार कर दिया। तो ये दो कारण से, मेनली कृषि के विस्तार के कारण क्या हुआ कि वन क्षेत्र का विनाश हुआ। तो मेरे बच्चों, मेरे लड्डू, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि आजादी के उपरांत जब संसाधन का कमी था तो क्या ऐसा चीज किया गया जिससे संसाधन तो जुटा, साथ में क्या हो गया कि वन क्षेत्र में कमी आया, या प्राणी जात या जो भी वनस्पति जात है उनका ह्रास हुआ। तो सीधा सीधा मेरे लड्डुओं, मेरे बच्चों, आप आंसर क्या मारोगे? कृषि क्षेत्र का क्या किया गया? विस्तार किया गया। यहां तक बात क्लियर? एक सर्वेक्षण किया गया आजादी के बाद, आजादी के कुछ साल के बाद, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 1947 में हम लोग आजाद हुए, 1951 में वन सर्वेक्षण किया गया। 1951 से 1980 के बीच में, 1980 के बीच में एक सर्वेक्षण किया गया, यानी कि 1951 से 1980 के बीच में सर्वेक्षण, 1980 में एक रिपोर्ट पेश किया गया था। उस रिपोर्ट में आजादी के बाद का घटना है, क्योंकि 1947 में आजाद हो चुके थे, और रिपोर्ट 1980 के बाद पेश हुआ कि आजादी के बाद, यानी कि 1951 से 1980 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो जितना हमारे पास भूमि था, यानी कि जितना हमारे पास भूमि था, उस भूमि में मैं बोल सकता हूं कि आप यहां पे देख सकते हो कि 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर नया कृषि भूमि क्या हो गया, हमारे पास ऐड हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब है, मेरे रसगुल्लो, ध्यान से सुनना, कि वन सर्वेक्षण आया 1980 के दौरान, तो उसमें बताया गया कि 1951 से 1980 के बीच, गौर करना, 1951 से 1980 के बीच लगभग 29 साल के बीच में क्या हुआ कि 26,200 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र था, वो वन क्षेत्र क्या किसमें बदल गया? तो वो कृषि भूमि में, किसमें? कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। तो सोच के देखो मेरे रसगुल्लो कि दो मैंने आपको बताया था कि 79.42 जो मिलियन हेक्टेयर जो भूमि था वो 2013-15 के बाद 2 से 3 गुना कम हो गया। तो कमी का कारण मैं बता रहा हूं मेरे बच्चों। तो हम लोगों ने देखा कि 1951 से 80 में के बीच का जब सर्वेक्षण किया गया तो उस दौरान 26,200 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र का भूमि था वो पूरा किसमें बदल गया? तो कृषि भूमि में बदल गया। बात करें तो इस कृषि भूमि के में बदलने के कारण कहीं ना कहीं उस वन क्षेत्र का ह्रास हुआ। तो जब उस वन क्षेत्र का ह्रास हुआ तो उस वन में रहने वाले लोगों का भी तो ह्रास हुआ। आप बोलोगे हाँ गुरुजी, अब मेरे को बातें समझ में आ रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कृषि भूमि के कारण भी क्या हुआ है? वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर। तो अब हम लोग आगे जाते हैं, थोड़ा हम लोग देखते हैं कुछ खेती की ऐसे तरकीब है हमारे देश में जिसके कारण वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है।
तो वो सारी क्या चीजें हैं सर, हम लोग उस पर बात करते हैं। अभी हम लोगों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद का स्थिति देख लिया, लेकिन अभी भी देश में कुछ ऐसी पारंपरिक मैं बोल सकता हूं, या मैं पहले की कुछ ऐसी क्रियाएं बात कर सकता हूं, तरीके का मैं बात कर सकता हूं मेरे बच्चों, मेरे लड्डुओं, जिसके कारण क्या हुआ है, वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। तो अब आप बोलोगे सर वो खेती क्या है, तो आप लोगों ने स्थानांतरित खेती का नाम सुना होगा, या मैं इसका सही नाम बोलूं तो आप लोगों ने झूम खेती के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? झूम खेती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान देना कि झूम खेती के कारण भी क्या हुआ है कि वनों का ह्रास हुआ है। आप मेरे बहुत से रसगुल्ले बोलेंगे कि सर आप ये मुझे बताएं कि ये झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती के अंतर्गत क्या होता है कि आप मान लो कि आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने जंगल का एक क्षेत्र चुना। तो मान लो कि इतना बड़ा एक जंगल है मेरा, इसका मैंने एक इतना बड़ा क्षेत्र चुना। तो पहले हम लोग 1 साल क्या करेंगे, 1 से 2 साल इस क्षेत्र में कृषि करेंगे। तो इस क्षेत्र में कृषि करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी छोटे मोटे वनस्पति के पौधे या जितने भी बड़े बड़े पौधे सबको काटेंगे, और काट के क्या करेंगे, जला देंगे। तो जब इसको जला देंगे तो सारा जो राख है इसी क्षेत्र पे गिर जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्र पे कृषि करेंगे। और ये जो प्रक्रिया होगा 1 से 2 साल तक करेंगे, और फिर हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, इस वाले क्षेत्र को ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो पूरा होगा वो क्या हो जाएगा कि इसमें उगने वाले जितने भी जो भी नायाब चीजें हैं वो जल जाएंगी, या वो क्या हो जाएंगे, उस क्षेत्र से खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये झूम खेती के कारण भी या स्थानांतरित खेती के कारण भी क्या हुआ है कि जंगल का और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का और वनस्पति जात का, घास फूस का क्या हो गया है कि उनका ह्रास हुआ है। तो अब मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी मुझे ये बताएं कि ये जो झूम खेती है क्या अभी भी चलता है क्या, और ये जो चलता होगा तो ये किन क्षेत्रों में चलता है। तो मेरे रसगुल्लो ये खेती अभी भी तरीके पे लाया जाता है, यानी कि इस तरह की खेती अभी भी काम पे लाया जाता है। और ये जो खेती है ये अधिकतर जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब मैं बोलूंगा कि ये जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर मैं बात करूं ये जनजातीय क्षेत्र के लोगों का, तो विशेषकर ये जो लोग हैं, ये जितने भी जनजातीय लोग हैं जो इस तरह के झूम खेती को करते हैं, इसमें विशेषकर जो लोग आते हैं वो पूर्व उत्तर की जो सीमांत वाला जो इलाका है, पूर्वोत्तर सीमांत वाला जो इलाका है, और भारत का जो मध्य भारत वाला जो इलाका है, इन दोनों क्षेत्रों में ये झूम खेती जो है या स्थानांतरित जो खेती का जो पद्धति है, जिसमें 2-3 साल के लिए एक क्षेत्र को चुना जाता है, उसका खेती किया जाता है, फिर अगले साल दूसरा क्षेत्र को चुना जाता है, इस तरह की खेती की जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जितनी तरह के पेड़ पौधे थे, जब इनको काटा गया और जलाया गया तो सारा का सारा खत्म हो गया। तो इसी तरह पूरा क्षेत्र में धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि उस सारे चीजों का कमी आ जाएगा। बात क्लियर यहां तक? तो इस तरह से किया गया। और एक बात, ये जो झूम खेती है इसको श्लेष या वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, श्लेष या वर्ण के भी नाम से जाना जाता है। तो मेरे लड्डुओं यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि सर आप बताएं, क्वेश्चन क्या बन के आता है कि श्लेष या वर्ण कौन सा खेती का दूसरा नाम है। तो आप क्या बोलोगे, वो झूम खेती के अंतर्गत आता है। और मेरे रसगुल्लो यहां तक भी एक क्वेश्चन आता है कि झूम खेती किन क्षेत्रों में सबसे अधिक किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, पूर्वोत्तर और साथ में मध्य भारत वाले इलाकों में सबसे अधिक किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के द्वारा जो झूम खेती होता है वो किया जाता है। यहां तक बात कर रहे हैं मेरे लड्डू। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने रेलवे लाइन का विस्तार कृषि वाला देख लिया, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से संसाधन का विकास कृषि क्षेत्र के कारण पूर्ति हुआ। तो उसके लिए 26,200 वर्ग किलोमीटर की भूमि क्या होगी, हमारी समाप्त हो गई। थोड़ा देखते हैं, कुछ कुछ ऐसी विकास परियोजनाएं होती हैं जिनके कारण भी, अब विकास परियोजना है भाई, तो अब हम लोग कैसा विकास परियोजनाओं का बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा जो बड़ी बड़ी स्कीमें होती है ना, बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं, उसके द्वारा भी जंगल का और जंगल में रहने वाले प्राणी का, यानी कि वनस्पति जात का और प्राणी जात का ह्रास या उनके संख्या में कमी आया है। तो अब मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर
कि बड़े बड़ा जब विकास परियोजनाएं चलाया गया, परियोजना कैसा परियोजना, विकास वाला, ऐसा काम जिसमें विकास और कैसा बड़ा विकास परियोजना। तो मैंने पहले भी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया होगा कि जब किसी एक व्यक्ति का विकास होता है मेरे बच्चों, मेरे लड्डुओं, मेरे रसगुल्लों, तो उसके कारण उस जिस व्यक्ति का विकास हुआ तो उससे जो रिलेटेड व्यक्ति होगा उसका कहीं ना कहीं ह्रास होगा। जैसे बोलने का मतलब है कि मैं यहां पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पे कोचिंग क्लासेस दे रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस, बगल में कोई दूसरा आदमी दे रहा है, मेरा अगर विकास हुआ, सारे बच्चे मेरे को पसंद करना शुरू कर दिए, तो ऐसा आदमी जो एसएसटी पढ़ाता है तो उसका कहीं ना कहीं चैलेंज डाउन जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, ह्रास होगा। तो जब किसी एक चीज का विकास होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे चीज का भी क्या होता है, विनाश होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि इस वाले क्षेत्र पे जंगल था, हम लोगों ने देखा कि इस क्षेत्र पे क्या किया गया, झूम खेती किया गया, तो इन्होंने तो अपना विकास किया, झूम खेती के दौरान अपना आर्थिक स्थिति को ठीक किया। तो जब इन्होंने आर्थिक स्थिति ठीक किया तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जितनी भी वनस्पति, जितने भी प्राकृतिक संपदाएं थी, वो जलकर क्या हो गई मेरे बच्चों, राख हो गई। बात क्लियर है? तो क्या हो गई, राख हो गई। तो इनका तो विकास हुआ, लेकिन उस जमीन से जुड़ा हुआ जो पेड़ पौधा था उनका ह्रास हो गया, और उस जमीन से ये जुड़े थे, इनका विकास हो गया। तो जब बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं चलाई जाती है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, तो कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा क्या होता है, हानि होता है। और ये हानि आप देखोगे ना तो समझ में आएगा। आप लोग बहुउद्देशीय परियोजना का नाम सुने होंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। जो हमारा अगला चैप्टर है शायद वो क्या है, जल संसाधन करके एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं बड़ी विकास परियोजनाएं क्या क्या थी। तो ऐसा परियोजनाएं जिसके पूरा होने से एक साथ कई उद्देश्यों का पूर्ति होगा, एक साथ कई लोगों का विकास होगा, ऐसे परियोजनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी विकास परियोजनाएं। यानी कि एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होगी तो वो सारे क्या है, बड़ी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कभी मेरे बच्चों क्वेश्चन आएगा कि बड़ी विकास परियोजनाएं क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि एक साथ कई योजनाओं की अगर पूर्ति होगी तो उसे ही बड़ी विकास पूर्ति या बड़ी विकास परियोजना कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बड़ी विकास परियोजना है, ये 1952 में शुरू हुआ मेरे बच्चों। कब से? 1952 से शुरू हुआ, और आप देखोगे कि ये जो परियोजना है अभी तक चल रही है। तो 1952 में एक परियोजना आया, बड़ी विकास परियोजना है, वो एक परियोजना लाया 1952 में, और वो परियोजना क्या था, नदी घाटी परियोजना। क्या था? नदी घाटी परियोजना। अब मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी मेरे को यह बताए कि 1952 में तो समझ गए कि बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, तो 1952 में पहला जो बड़ी विकास परियोजनाएं थी मेरे रसगुल्लो, वो परियोजना क्या था, नदी घाटी परियोजना। तो ये नदी घाटी परियोजना क्या है, पहले आप इस पे बात करो। तो नदी घाटी परियोजना क्या है मेरे बच्चों, इस पे ध्यान देना कि नदी है, नदी पे क्या बनाना था, डैम या बांध बनाना था। जैसे आप माइथन डैम का नाम सुने होंगे, तेनू घाट का नाम सुने होंगे। तो इस तरह से जो जल क्षेत्र है उस पे जल को अवरोध करने के लिए एक सतही, या मैं बोल सकता हूं कि एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, जिससे उस जो बहता हुआ जल है वो अवरोध हो सके। तो इससे लाभ तो बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके बारे में हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे। तो इस तरह का काम किया गया कि जो बहता हुआ जल है उसको रोकने का काम किया गया। तो आप सोचो कि जब बहता हुआ जल को रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत तरह का दिक्कत होगा। पहला जो दिक्कत क्या था कि मान लिया जाए कि इस वाले क्षेत्र पे एक नदी है जो बह रही है, और मैंने यहां पे डैम बना दिया। तो जब मैं इस क्षेत्र पे डैम बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि इस इधर वाला जो इलाका के जो लोग हैं, और इधर वाला इलाका का जो लोग हैं, और इधर वाला इलाका का जो लोग हैं, इनको बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होगी। इनको तो खतरा होगा कि हम कहीं डूब ना जाएं, क्योंकि अगर यहां पे मैं बांध बना रहा हूं, अगर मैं यहां पे बांध बना रहा हूं तो इधर तो पानी का झोंका रहेगा, पानी का लहर रहेगा, तो इधर तो फैलेगी ना। तो कहीं ना कहीं इधर और इधर के लोगों को डूबने का खतरा रहेगा, आगे वाले लोगों को बाढ़ से बहने का खतरा रहेगा। तो इन सारे क्षेत्रों में ना ही कृषि हो पाएगी और ना लोग रह पाएंगे। तो अगर इस क्षेत्रों में वन है, अगर इस क्षेत्र में वन है, तो उस वन को काट के ही ना वो डैम का दीवार बनाया जाएगा। आप बोलोगे हाँ गुरुजी ये तो पॉसिबिलिटी है। तो 1952 में जब नदी घाटी परियोजना आया, इस परियोजना के तहत जो
गंगा नदी है या गंगा नदी के जितने भी सहायक नदियां हैं सब में डैम बनाने का प्रोग्राम था। और उसमें एक जो आप देखते हो क्या है, हमारा क्या है, ये जो माइथन डैम का मैं बात करता हूं, धनबाद वाले बच्चे बड़ी अच्छे से जानते होंगे। तो उनके लिए यह परियोजना था 1952 में, गंगा और गंगा नदी के सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाने वाला था। ठीक है, पूरा जो मैं बोल सकता हूं जितनी भी नदियां था तो उसमें एक डैम बनाना था। तो इसके कारण आप देखोगे तो 5000 वर्ग किलोमीटर, मैं कितना बात कर रहा हूं, 5000 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है, उससे अधिक का मैं बात कर सकता हूं, कम नहीं बात कर सकता हूं। तो 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जो वन क्षेत्र था उसको क्या किया गया, इस योजना के तहत, इस बड़ी विकास परियोजना के तहत नष्ट किया गया, उसको साफ किया गया। तो अब तो बोलोगे सर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इसका फायदा भी बहुत बड़ा है। सरकार जब भी कुछ योजना चलाती है तो वो सबके हित के लिए चलाती है। अब बताओ, आप माइथन डैम घूमने के लिए जा सकते हो कि नहीं? तो घूम सकते हो, तो वहां पे अब जाके सामान खरीदोगे तो जो वहां पे दुकान लगा के बैठा उसको फायदा होगा कि नहीं? जो नौका वहां पे बोट दे रहा है वहां पे सवारी करोगे तो उसको फायदा होगा कि नहीं? आप मछली पकड़ सकते हो कि नहीं? आप अपने सोना बाबू को घुमाने के लिए ले जा सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो फायदे भी होती हैं। तो बड़ी विकास परियोजना के तहत 1992 में, तो यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे लड्डुओं कि बताइए नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब से हुआ? तो मेरे रसगुल्लो क्या बताओगे? 1952। क्या बताओगे? 1952। और नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितना जो कृषि भूमि है वो कितना जो वन क्षेत्र का भूमि है वो विनाश हो गया। तो आप कितना बताओगे? 5000 वर्ग किलोमीटर। यहां तक बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह हम लोग एक उदाहरण बात करते हैं, दूसरा उदाहरण क्या कि नर्मदा जो नदी घाटी परियोजना है इसका एक उदाहरण है मेरे बच्चों। और यह क्या है? मध्य प्रदेश का उदाहरण है। मध्य प्रदेश का इलाका है, यहां पे एक सागर था, नर्मदा नदी बहा है और नर्मदा नदी पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम था नर्मदा सागर परियोजना। क्या था? नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा नदी पर एक बांध परियोजना बनाया गया जिसका नाम क्या था? नर्मदा सागर परियोजना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे रसगुल्लो, ध्यान देना कि मध्य प्रदेश में कौन सा नदी बहा है? आप बोलोगे नर्मदा। कौन सा परियोजना है? तो आप क्या बोलोगे? नर्मदा सागर परियोजना। क्या बोलोगे? नर्मदा सागर परियोजना। और अगर कभी पूछा जाए नदी घाटी परियोजना का शुरुआत तो 1952। अब इस परियोजना के तहत क्या हो गया? आप ये एक रेशियो देख सकते हो, गिनती में देख लो, इकाई, दहाई, सिकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 40 लाख हेक्टेयर। समझ सकते हो? 40 लाख हेक्टेयर से अधिक वाला जो क्षेत्र है, वन वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा डूब गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा डूब गया। यानी कि मध्य प्रदेश में जितना बड़ा पूरा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, उस क्षेत्रफल का मैं बोल सकता हूं कि 40 लाख, इकाई, दहाई, सिकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो वन वाला जो भूमि है, इस बांध बनाने के प्रोजेक्ट के कारण पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो गया? उस जल में समा गया, जलमग्न हो गया। अब आप बोलो बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो समझ सकते हो कि बड़ी परियोजना के तहत लाभ तो ज्यादा हुआ, लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र में ये जो 40 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, जब ये पूरा का पूरा जल में समा गया तो कहीं ना कहीं उस 40,000 हेक्टेयर में जितने भी वनस्पति थे, जितने भी प्राणी थे, जितने भी दुर्लभ प्रकार के वनस्पति और प्राणी पाए गए, सारे क्या हो गए? जलमग्न हो गए, सारे के सारे जल में क्या हो गए? लीन हो गए। बात क्लियर है? तो कहीं ना कहीं इन परियोजनाओं के कारण भी क्या हुआ है कि वनस्पति जात का और प्राणी जात का क्या हुआ है? खतरा हुआ है और उनका ह्रास हुआ है। यहां तक बात करें। अब हम लोग देखते हैं, अभी अब खनन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। इसका उदाहरण हम लोग बारे में बात करते हैं क्योंकि आप मेरे को पता है यहां पे आप उदाहरण पूछोगे। तो खनन प्रक्रिया क्या होता है कि इसमें जिस क्षेत्र में जिस तरह की संपदा पाई जाती है, जिस तरह का संसाधन पाया जाता है, अगर वो हमारे लिए उपयोगी है तो उसको खोद के निकाला जाता है। जैसे जादूगोड़ा, झारखंड का एक जादूगोड़ा इलाका है, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे झारखंड में अभ्रक पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। अब लोग कोयला का खनन, तो बहुत झारखंड के बच्चे कोयला के बारे अगर नहीं जानते होंगे तो मुझे लगता है कि ये लोग बेकार झारखंड में रहते हैं। तो क्या किया जाता है? उनको जमीन से निकाला जाता है। तो उसी तरह एक पश्चिम बंगाल में एक रिजर्व था। आप समझ के देख लो, रिजर्व का अर्थ होता है कि यहाँ पे लोगों को जाना मना होता है, यहाँ पे लोग नहीं जा सकते। तो ये जो रिजर्व था पश्चिम बंगाल में, यह था बक्सा टाइगर रिजर्व, यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र था। ये जो क्षेत्र था आरक्षित क्षेत्र था, यहां पे लोग नहीं जा सकते।
लेकिन वैज्ञानिकों को, जो खनन प्रक्रिया करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनको यहां पे डोलोमाइट का क्या मिल गया, एक अंश मिल गया। डोलोमाइट का क्या मिल गया, इनको अंश मिल गया। और ये जो बक्सा रिजर्व था, जैसे कि अगर मोटा मोटी बात करूं तो ये जो पूरा जो क्षेत्र था बक्सा रिजर्व का था, और यहां पे क्या किया गया, इतना वाला इलाका पे यानी कि कुछ बक्सा टाइगर रिजर्व का और बाकी कुछ और इलाका में क्या मिल गया कि डोलोमाइट मिल गया। तो सबसे पहले इन सारे क्षेत्रों में खनन का काम चला और करते करते ये एरिया खत्म हो गया, तो बचा ये वाला एरिया। तो अब डोलोमाइट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो अब सरकार ने क्या किया कि अब ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या किया कि अब ये क्षेत्र में भी क्या कर दिया, खनन का काम कर दिया। तो जब इस क्षेत्र में खनन का काम किया मेरे बच्चों, तो अब जो क्षेत्र बचा, अब ये वाला क्षेत्र बच गया, इसकी संख्या घट गई। तो बक्सा टाइगर रिजर्व में बस डोलोमाइट के खनन के कारण क्या किया, इस क्षेत्र को छोटा कर दिया, जिसके कारण मैं बोल सकता हूं सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो जाति था जंगल में जाति, वो हाथी का था। किसका था? और भी बहुत सारे जीव तो वहां पे दिक्कत में आया, लेकिन जो हाथी था वो उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र जब छोटा हो गया तो इनके आवागमन में बहुत ज्यादा बाधित हुआ और वो धीरे धीरे इस क्षेत्र को छोड़ के चले गए, या उनकी संख्या इस खनन प्रक्रिया के कारण क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि बड़ी विकास परियोजना, जिसके तहत नदी घाटी परियोजना आता है, उसके तहत कुल 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो हट गया। और उसी का तरह मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना आया, जिसके तहत 40 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो जल में समा गया। फिर हम लोगों ने बक्सा टाइगर रिजर्व देखा, जिसमें डोलोमाइट के खनन के कारण उस क्षेत्र की वनस्पतियों को नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसका हुआ, हाथियों का। तो मेरे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बताइए बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे, पश्चिम बंगाल। और किस कारण इसको छोटा किया गया, तो आप बोलोगे डोलोमाइट के खनन के कारण। और पूछा जाएगा कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो प्राणी था वो क्या था, हाथी था। क्या था, हाथी था। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया है। अब हाँ, रक्त बहा के श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज है, हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। तो अब बात करते हैं कि यहां तक तो आप लोगों ने समझा कि किन कारणों से जंगल में रहने वाले वनस्पतियों का और प्राणियों का ह्रास हुआ। अब जब इनका ह्रास हुआ तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र में जो यह जैव का जटिलता है, यानी कि जीवों की जो जटिलता थी, देखिए जैव जटिलता यानी कि जो जैव विविधता है, यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है, और वो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु जिसमें जीवन पाया जाएगा, उनकी संख्या में कमी आई। तो इन किन किन कारणों के कारण क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, यहां सुनिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से थे। क्या क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक क्या थे। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक क्या क्या थे, तो पहला कारक था जीवों के आवास का विनाश। क्या था, जीवों के आवास का विनाश। तो विनाश का कारण हम लोगों ने देखा कि किन किन कारणों से विनाश हुआ। साथ में बोल सकते हैं कि जंगली जानवरों को मारना या उनका आखेट करना, उनको चुन चुन कर मारना, उनका शिकार करने के लिए नहीं, जब राजा महाराजा शिकार करने जाता था। तो पहला कारण था वन्य जीवों का आवास का विनाश, दूसरा जो कारण था जंगली जानवरों का मरना या उनका आखेट करना, तीसरा जो कारण है पर्यावरण प्रदूषण, और चौथा जो कारण है वो क्या है, विषाक्तीकरण और दवानल। विषाक्तीकरण क्या होता है कि जैसे कि मैंने कल गाय वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि गाय में गाय में पोलियो आया, और उस पोलियो के कारण क्या हो गया, जब जानवर मर गए पोलियो लेने के बाद, तो जब चीलों ने उनको खाना शुरू किया तो चील मरने लगे। अब एक से एक आजकल दवाई आ चुका है जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो उनका अगर सेवन करते हैं तो उनको खतरा होता है। तो एक तो विषाक्तीकरण और दूसरा आता है दावानल। तो दावानल बोलते हैं जंगल की आग। जंगल में अगर आग लग जाएगा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया में यह घटना घटा था, तो उसमें बहुत सारे जो जीव जंतु है वो मरे जाते हैं। तो एक तो हो गया विषाक्तीकरण, दूसरा हो गया दावानल। क्वेश्चन यहां से बनता है कि दावानल से आप क्या समझते हो, तो क्या बोलोगे, जंगल की आग।
तो पहला क्या था, वन्य जीवों के आवास का विनाश। अब एक पेड़ में बहुत सारे पंछी रहा करते हैं, अब उस पेड़ को ही आप काट दोगे तो पंछी कहां रहेंगे, आप मेरे को बताओ। तो कहीं ना कहीं उनके आवास के कारण, जंगली जानवरों को मारने के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और साथ में विषाक्तीकरण और दावानल के कारण, ठीक है। साथ में संसाधन का असमान बंटवारा। अब देखो हमारा जो संसाधन है वो गरीब और अमीर में बट गया है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो संसाधन का ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं इनके पास संसाधन का कमी होता है, इसके लिए इन्होंने ये क्या करते हैं, संसाधन का कम उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं संसाधन का असमान बंटवारा, और मैं बोल सकता हूं कि संसाधन का असमान उपयोग के कारण भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं संसाधन का विनाश होता है या जैव विविधता में कमी आती है। साथ में बोल सकते हैं पर्यावरण का रख रखाव और पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका लोगों के पास ना होना, यह भी एक बहुत बड़ा क्या होता है, अहम भूमिका निभाता है। और जो सातवां जो कारण है वो कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। यह सबसे बड़ा कारण है किसी भी विकासशील देश में क्या, प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का। तो मैंने क्या क्या बोला, जंगली जानवरों को मारना, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दावानल, साथ में संसाधन का असमान बंटवारा एवं असमान उपयोग, पर्यावरण को रख रखाव और उसकी जिम्मेदारी का ना होना, जनसंख्या में वृद्धि। अब जब इस तरह का कुछ चीजें होती हैं, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इससे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम क्या होती हैं कि भारत में जब जैव विविधता का कारक हुआ तो उसने कुछ चीजों को बदल डाला। पहला चीज देखोगे कि भारत का जो 1/3 जो जल वाला हिस्सा था, भारत का जो 1/3 जो जल वाला हिस्सा था, जहां पे पहले जल था, आज वो क्या हुआ है, सूख चुका है, पहला काम। दूसरा आप देखोगे कि धरातल का यानी कि भौम जल स्तर का जो हम लोग पीते हैं 70% जो पानी है वो क्या हो चुका है, वो प्रदूषित हो चुका है। अब केवल 30% पानी ही हम लोग क्या कर सकते हैं,